एक क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट बताया था कि किसी दो पार्टिकल का है, सेंटर ऑफ मास कहीं रहता है, अगर एक को डिस्प्लेस करते हैं तो सेंटर ऑफ मास भी फलाना डिस्प्लेस होने के लिए दूसरा पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस करना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन करा था। अब उसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लैंग्वेज में करते हैं तो वही अच्छा बन जाएगा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो फिर बात करते हैं। लिखो ए वुडन प्लैंक, क्वेश्चन लिखो। ए बोर्ड पे लिखा है वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक, वुडन मतलब लकड़ी का, प्लैंक मतलब टुकड़ा, लकड़ी का शेप। वुडन प्लैंक, प्लैंक ऑफ मास 20 kg, वुडन प्लैंक ऑफ मास 20 kg, वुडन प्लैंक का मास दिया है 20 kg, इज रेस्टिंग, रुका हुआ है, रख, इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल, इज रेस्टिंग on a smooth horizontal floor, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। स्मूथ वर्ड बोलने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, फुल स्टॉप। ए मैन ऑफ मास 60 kg, ए मैन ऑफ मास, मैन का मास दे रखा है 60 kg, मैन ऑफ मास 60 kg starts moving from one end of plank, starts moving from one end of plank to other end, one end of plank to other end, one end of plank to other end, full stop. If length of plank is 10 मीटर, प्लैंक की लेंथ मान लो L 10 मीटर गिवन है, लेंथ ऑफ प्लैंक इज 10 मीटर, 10 मीटर लिखो 10 मीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक ऑन द फ्लोर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक ऑन द फ्लोर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक ऑन द फ्लोर। कब बताना है फ्लोर? जब आदमी क्या होगा, पर्सन एक एंड से दूसरे एंड पहुंच जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक ऑन द फ्लोर व्हेन पर्सन रीचेस टू द अदर एंड, या मैन लिखा है तो मैन, व्हेन मैन रीचेस टू द अदर एंड, व्हेन मैन रीचेस टू द अदर एंड। ये क्लियर है? क्वेश्चन समझाना मैं समझा देता हूं, अगर ट्राई कर सकते हो तो करो, बाकी देखते हैं। अब ये मान लो प्लैंक है, ठीक है ना, इस पूरे का मास कितना दे रखा है 20 kg, और इसकी लेंथ पूरे की दे रखी है कितना 10 मीटर, 10 मीटर। इस पूरे प्लैंक की लेंथ दे रखी है 10 मीटर। एक पर्सन है प्लैंक के एक एंड पे खड़ा है, मान लो यहां खड़ा है कोई, उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे ये चलना इधर शुरू होगा, फ्रिक्शन नहीं है तो ये एक्शन करेगा, इसका रिएक्शन के प्लैंक ये आगे बढ़ेगा, प्लैंक क्या जाएगा पीछे जाएगा, तो प्लैंक पीछे जाता जाएगा। जब ये चूंकि फ्रिक्शन रोकने के लिए नहीं है तो अपना स्मूथली पीछे जाएगा, जब ये चलते चलते इस एंड पे आ जाएगा तो प्लैंक कितना पीछे जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का ही मतलब। क्वेश्चन समझ गए? ट्राई कर पाओगे क्या? एक आध मिनट ट्राई करो, देखो, अगर हिंट लग रहा है आइडिया तो ठीक है, नहीं तो फिर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। पहले मैं डिटेल प्रॉपर मेथड से बताऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद हम डायरेक्ट जैसे देखे थे कि मास में चेंज कैसे होता है पोजीशन का, वो देखेंगे। अब यहां देखो, मैन और प्लैंक दो चीजें हैं। जब ये पर्सन चलेगा, किस पे चलेगा? प्लैंक पे चलेगा। तो प्लैंक पे चलेगा तो ये प्लैंक पे क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक्शन करेगा, और उसी का रिएक्शन किसको मिलेगा? प्लैंक को। तो यहां जो भी फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के बीच ही लग रहा है। किसके बीच? मैन और प्लैंक के बीच में। बाहरी दुनिया में कुछ और नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो बाहरी दुनिया में और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो दो ही के बीच फोर्स लग रहा है। और मैन और प्लैंक जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो मैन और प्लैंक हमारा क्या है? सिस्टम है। यही दोनों एक दूसरे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये दोनों सिस्टम है। इसके अलावा कोई लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम के बाहर का, यानी एक्सटर्नल बोलते हैं। तो यहां जो भी फोर्स लग रहा है मैन और प्लैंक के बीच लग रहा है, यानी वो फोर्स क्या है? इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? जीरो। बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है ना, दोनों एक दूसरे पर जो लगाएगा वो किसका पार्ट होगा?
इंटरनल का पार्ट होगा, सिस्टम के अंदर जो भी हो रहा है वो इंटरनल कहेंगे। यहाँ पे मैन प्लैंक दोनों की कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, दोनों का देख रहे हैं मोशन, दोनों क्या है, सिस्टम है। हाँ, यहां अगर बोल दे दिया जाता फ्रिक्शन है तब वो एक्सटर्नल फोर्स होता बाहर से, तब एक्सटर्नल हम जीरो नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही है? तो मैन और प्लैंक के बाहर कोई तीसरा नहीं है फोर्स लगाने के लिए, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो। और हमने बताया था, याद करो कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होती है, नहीं चेंज करती है। एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं चेंज करती है, यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स सेम, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स सेम। तो सेंटर ऑफ मास की वही पोजीशन रहेगी जहां क्या थी, पहले थी। भले कोई कहीं से कहीं चला जाए तो, पर दोनों का जो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वो वहीं रहेगा। अब जरा बात समझो, जैसे ये आगे बढ़ेगा प्लैंक क्या होगा, पीछे आएगा। अभी कितना पीछे आएगा वही बताना है। तो कितना पीछे आने के लिए हम कोई भी एक हिस्सा पकड़ लेंगे, मतलब सेकंड केस में कोई भी एक हिस्सा पकड़ लेंगे कि एक एंड पकड़ लिए, एक एंड जितना डिस्प्लेस किया, सारे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उतना ही होगा। मान लो जब पर्सन यहां से यहां आया तो प्लैंक कुछ इस तरह से पहुंच गया। जब पर्सन एक एंड से दूसरे एंड चल के आया, मान लो पर्सन यहां पहुंच गया दूसरे से, अब मत ये सोचना कि आदमी छोटा हो गया, समझाने के लिए बना रहे हैं तो ठीक है ना वही। तो जब पर्सन यहां से चल के यहां आया तो प्लैंक क्या होगा, पीछे जाएगा। तो प्लैंक कुछ क्या गया, पीछे गया। तो जितना पीछे गया, समझना, जितना ये पीछे गया वही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। ये बात समझ में आ रही है? जितना ये पीछे गया, कोई भी पॉइंट प्लैंक का मान लो इस एंड को देख रहे हैं या इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स, इसको बोल दिया। ये समझ पा रहे हो? डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई भी एक हिस्सा कितना गया, ये रिजिड बॉडी है तो ये हिस्सा कितना गया या ये वाला हिस्सा कितना गया, हर एक हिस्सा सिमिलर ही डिस्प्लेस होगा, एक्स होगा। ठीक, हमको अब पता क्या करना है, यही एक्स पता करना है। अब समझो जरा, पहले सेंटर ऑफ, अच्छा ओरिजिन हम जिसको मान लेंगे, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, वहीं से होंगे। हम एक काम करते हैं, इसी को ओरिजिन मान लेते हैं, क्योंकि यहीं से डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो इस पॉइंट को मान लेते हैं x इक्वल टू 0। इस वाले पॉइंट को यहां पे ये पॉइंट ये होगा, इसको बोल देते हैं x इक्वल टू 0। तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की फाइनल पोजीशन। तो पहला केस तुम्हारा क्या है, पहला केस ये है और दूसरे केस में यहां आ गया। दोनों केस में बोल रहे हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज, यानी अगर पहले केस में एक्सियम इक्वल टू दूसरे केस में एक्सियम, दूसरे केस में एक्स डैश मान लो बोल दिया, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। दोनों केस में ये क्या होगा, वैल्यू सेम होगी। किसी से मान लो ऑरिजिन जो है, जो यहां पे समझो पर्सन का मास हमने m मान लिया, कैपिटल M, और जो प्लैंक है इसका मास मान लिया हमने स्मॉल m। ठीक, पर्सन का मास, इसको प्लैंक को स्मॉल m लिख लिया, पर्सन के मास को हमने कैपिटल M मान लिया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, और सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, ऑरिजिन से। तो पहले केस में मैं लिख रहा हूं, जरा बताना, पहले केस में सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, m1 पर्सन का मास इनटू उसके सेंटर ऑफ मास कहां होगा, पहले केस में 0 होगा, क्योंकि ऑरिजिन पे ही है पर्सन, 0 प्लस दूसरे का बताओ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, सेंटर ऑफ मास प्लैंक का, प्लैंक यूनिफॉर्म शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इंडिविजुअली प्लैंक के बीच में होगा, प्लैंक के बीच में, यानी हाँ, यानी 10 मीटर का प्लैंक है, सेंटर मास कहां होगा, 5 मीटर पे। सेंटर मास प्लैंक का यहां कहीं होगा बीच में, पर्सन का सेंटर मास तो उसी पे होगा, तो 0 पे पोजीशन हुआ, और प्लैंक का कितना होगा, 5 मीटर पे होगा, 10/2। तो इनटू क्या करेंगे 5 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है, m प्लस m। बात समझ में आ रही है, इक्वल टू। अभी सेकेंड केस में हमको ये बताओ, सेकेंड केस में जो पर्सन है वो कितना डिस्प्लेस हुआ, सेंटर ऑफ ऑरिजिन से ही मानेंगे, ऑरिजिन हम एक ही पॉइंट को मानेंगे, तो वहीं से देखेंगे क्या लिखेंगे सेकेंड केस में, 5 पर्सन का मास इनटू क्या लिखेंगे बताओ, 5 से वो 0 पे था, आगे उधर पड़ गया, 5 लिखेंगे। अच्छा मैं लिख दे रहा हूं, बताओगे क्यों लिखना होता, पर्सन का पोजीशन देखना होगा ना, 10 माइनस एक्स, कैसे समझ में आ रहा है, 10 माइनस एक्स, हाँ
10 माइनस x से वो x निकालना है। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में ऑरिजिन तो यही है ना, हाँ सर। ऑरिजिन तो वही जगह रहेगा, तो वहां से पर्सन का पोजीशन बताना है ना, m1x पर्सन का पोजीशन कहां है ऑरिजिन से, पर्सन के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां है यहां से। पहले पर्सन यहां तो उसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं था, अब पर्सन यहां पहुंच चुका है तो उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ऑरिजिन से क्या है, ये डिस्टेंस है ना, समझ में आ रही है बात। और टोटल लेंथ कितनी है 10, और ये कितना मान लिए x, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। तो पर्सन का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा 10 माइनस एक्स, ये समझ पा रहे हो। सर ऊपर का 5 और नीचे का 10 माइनस x ऐसा छोड़ो ये समझो, ये जो है ये ओरिजिन है, हाँ सर। यहीं से डिस्टेंस देखेंगे। पहले पर्सन कहां था, यहां था, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी कहां था, इसी पे था, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या थी 0। अभी पर्सन दूसरे एंड पे पहुंच गया है, हाँ सर। तो इस जगह से पर्सन का डिस्टेंस, यानी पर्सन जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास भी वहीं पे होगा, तो पर्सन का सेंटर ऑफ मास का ये डिस्टेंस है ओरिजिन से, और ये पूरा लेंथ कितना है 10 मीटर, ये पूरा 10 है, इधर हमने मान लिया x है ये, तो बचा हुआ लेंथ कितना हो गया 10 माइनस एक्स। तो ऑरिजिन से डिस्टेंस इसका 10 माइनस एक्स नहीं है, समझ में आया। इसके सेंटर ऑफ मास का तो m इंटू 10 माइनस एक्स लिखेंगे, क्लियर है पक्का। अब देखो इसी तरह से प्लैंक के लिए मुझे कौन बता रहा है क्या लिखेंगे, प्लैंक के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस उसी ऑरिजिन से, जरा ध्यान से देखिए बताओ, प्लैंक के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस उसी ऑरिजिन से कितना लिखेंगे, जरा फिगर में देखिए ध्यान से बोलो। 0। प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहां है अभी, प्लैंक के सेंटर ऑफ मास 5 पे है, जबकि उधर जा सके तो सर वो ऐसे 0 तो कितना होगा कौन बता सकता है बताओ। 5 आगे था। चलो मैं लिख दे रहा हूं, तो तुम लोग सोच के बताओ इतना क्यों होगा। उसके सेंटर मास का ओरिजिन से पोजीशन, ये कितना समझ रहा है, नीचे वाला है सर। हाँ नीचे M पे होगा 5 माइनस एक्स कैसे, 5 देखो इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहां था, फिर जब खिसका तो सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, पता नहीं हमको, कहीं पे भी हो सकता है। मान लो सेंटर ऑफ मास क्या है यहां पे, समझना सर वैसा कर दिया सर, 10 माइनस x माइनस 5 कर दिया। क्यों किए तो समझ जाओ। ये इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, हाँ सर। अब कहीं यहां आ गया, इसका हमको कहां से डिस्टेंस बताना, ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है, ऑरिजिन से ये वाली डिस्टेंस ही उसकी पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की। ऑरिजिन से इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है मान लो, तो ये डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी, होगा, यही डिस्टेंस है ना ऑरिजिन से सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट जो है, ये मिडिल पॉइंट जो था इसका प्लैंक का, वो अब कुछ इधर खिसक गया होगा, मतलब प्लैंक ही खिसक गया तो मिडिल पॉइंट भी इधर हो गया, मार्क, मिडिल पॉइंट को मान लो मार्क कर दिए। ये जो है इसका मिडिल पॉइंट मान लो ये प्लैंक होता है, यहां मार्क कर दिए, तो जब पर्सन चल के इधर गया, ये इधर से ये पॉइंट है मान लो, ये पॉइंट भी इधर नहीं आ जाएगा, तो ये पॉइंट कुछ यहां आ गया, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या ये है। और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये मिड पॉइंट पे होगा दोनों तरफ से, इधर भी 5 होगा इधर भी 5 होगा, ये तो मिड पॉइंट ही रहेगा ना, तो इधर भी 5 होगा इधर भी 5 होगा, यानी ये पूरी लेंथ 10/2 या 5 होगी, ये पूरा लेंथ 5 ये बोलो या 10/2 बोलो, ये होगा 10/2 या 5, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई माइनस x 5 माइनस दिस होगा, 5 माइनस दिस यानी 5 माइनस एक्स। समझ में आया कैसे, सेंटर मास का पोजीशन क्लियर हुआ। डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास क्या रहेगा वही रहेगा, तो ये तो कैंसिल होगा तो उसको कैंसिल कर देंगे, ये गया ये गया, ठीक। अब देखो तो सॉल्व करो सिंपल, m 5 इंटू m कितना है मास 20 इक्वल टू कैपिटल M कितना है, नीचे तो कैंसिल हो गया तो कोई मतलब नहीं, 60 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस m कितना है 20 5 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करके x निकाल पाएंगे, दो तरीका है, या तो 20 पंचे 100 पूरा सॉल्व करो, या 0 0 को हटा दो, सबसे 1 0 इससे 1 0 इससे 1 0 बात कर सकते हैं, चाहो तो और भी कैंसिल कर लो, या ना करना है तो मत करो, 2 से कर लो, या नहीं करना है तो 5 दूना 10 ऐसे कर लो, 6 दही क्या होगा 6 इंटू 10 60 माइनस 6x प्लस 10 माइनस 2x, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 70 और ये 10 इधर आएगा, कितना होगा 60, डायरेक्टली 70 माइनस 10 60। तो
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2, 15/2 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो x कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 7.5। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? तो ये तो पूरा बेसिक मेथड से हो गया, लिख लो इसको, फिर हम डायरेक्ट भी देख लेंगे। ठीक ठीक। अब देखो क्या है कि ये तो ठीक है, हम ऐसे किए प्रोसेस से जाएंगे तो यही ठीक है। अब हमको क्या बोला गया कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज। समझना जरा बात को, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं चेंज करेगी। नहीं चेंज करेगी का मतलब क्या है कि पहले जहां सेंटर ऑफ मास होगा बाद में भी वहीं रहेगा। तो याद करो लास्ट क्लास में बताया था ना, जब नहीं चेंज करते हैं तो हम क्या करते थे, डेल एक्स में जब बताया था डेल एक्स सी एम को क्या करते थे 0, और उसको सॉल्व करके क्या आया था, दो के केस में ये आया था m1x1 इक्वल टू m2x2, ऐसा ही कुछ आया था। हम ये लिखे थे ना फॉर्मूला वहां पे m1x1 इक्वल टू m2x2 लिखे थे, जब सेंटर मास की पोजीशन नहीं शिफ्ट करती है। तो m1x1 यहां पे उसके जगह पे दो मास है, एक 20 kg वाला, एक तुम्हारा कितना है, एक मास है 60 kg वाला। ठीक, तुमको क्या बताना है 20 kg वाला कितना शिफ्ट हुआ, 20, ये क्या होता था बेसिकली डेल्टा एक्स होता था ना, ये बेसिकली डेल्टा एक्स होता था, मतलब उसकी डेल्टा एक्स का मतलब उसका पोजीशन में कितना चेंज, डेल्टा x1 का मतलब था उसकी पोजीशन में कितना चेंज, डेल्टा x दूसरे की पोजीशन में कितना चेंज। तो प्लैंक की पोजीशन में कितना चेंज आया, पहले 0 पे था फिर x पे, तो पोजीशन में चेंज x का आया, इसकी पोजीशन में चेंज x का आया, चेंज पहले 0 पे था x आ गया, और इसकी पोजीशन में चेंज 60, इसकी पोजीशन में कितने का चेंज आया, ये यहां था, ये यहां था, समझो यहां था पहला। सेकंड केस में ये कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। तो पहले ये 0 पे था, अब कहां क्या चेंज आया, 10 - x हुआ, तो इसकी पोजीशन में चेंज 10 - x का है ना, समझ रहे हो। पर्सन की पोजीशन में चेंज कितने का है 10 - x, पहले यहां था अब यहां आया, चेंज हुआ 10 - x का। प्लैंक की पोजीशन में चेंज क्या था, ये x का चेंज था। तो सिंपली अगर ऐसे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करा दो, 2 ये 3 बार में चला जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 × 10 30 माइनस 3x, यानी कि 4x इक्वल टू 30, 4x इक्वल टू 30 यानी 2x इक्वल टू 15, यानी x इक्वल टू क्या बोलेंगे 15/2, 15/2 का मतलब क्या होगा 7.5, तो ये पोजीशन वही रहेगी 7.5। बात आ रही है समझ में, तो वही रहेगा, तो इससे आसान है और ठीक है, समझे तो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो इस टाइप से पहले भी किए हो, बस थोड़ा सा सेंटर मास का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो बहुत कुछ खतरनाक नहीं है। देखते हैं, एक मान लो ये है पुली है, पुली का क्वेश्चन किए हो, ये मान लो 2 ब्लॉक है, कोई 2 ब्लॉक है, एक ए बोल दिया एक को बी बोल दिया, 2 ब्लॉक है, एक ए है एक बी है, दोनों का मास लिखिए, मान लो एक का मास लिख लिए कुछ, इसका मास लिख लिए मान लो 2 kg, इसका मास 2 kg ए का, और इसका मान लो बी का लिख लिया 1 kg, बी का 1 kg। ठीक, तो पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना पुराने कॉन्सेप्ट से तो आता था, अभी बोल दिया सिंपल फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, यहां पे अब मैं ही बता दे रहा हूं, ये देख लो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है, कोई खास कुछ नहीं है इसमें। अच्छा बाकी चीजें गिवन है, पुली स्ट्रिंग सब मासलेस है जैसे पहले हुआ करता था। तो ऐसे में एक्सेलरेशन निकालने का तरीका आसान सा क्या था, जो हैवी है वो नीचे आएगा, 2 kg वाला नीचे आएगा, तो जो लाइटर है वो ऊपर जाएगा, 1 kg ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट था ना, क्या था, इक्वल लगेगा, वो तो ठीक है, पर एक्सेलरेशन निकालते कैसे थे, ये 2g लगेगा नीचे mg, और इधर 1 × g यानी g, क्या था एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था, फोर्स वाले से निकलेगा, फोर्स से सीधा कुछ बताया था एक्सेलरेशन का नहीं, एक्सेलरेशन का सीधा क्या बताया था, रिवीजन करोगे तो ठीक है। अच्छा ड्राइविंग फोर्स माइनस ये जो नेट फोर्स बाय टोटल मास होता था ना, तो नेट का मतलब क्या है, ड्राइविंग माइनस अपोजिंग, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो ए ड्राइविंग फोर्स, यहां पे ड्राइव कौन कर रहा है, जो नीचे लेके आ रहा है, नीचे कौन ला रहा है 2g, ये ना ड्राइव ये कर रहा है जो ज्यादा फोर्स है, तो ड्राइविंग क्या करते थे 2g, अपोज कौन कर रहा है, g रोक रहा है,
माइनस जी ड्राइविंग माइनस अपोजिंग बाय टोटल मास। टोटल मास क्या हो जाएगा 2 + 1 3, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा g/3, तो A इक्वल टू g/3। और ये डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, इसके इधर के लिए डाउनवर्ड, इधर इसके लिए अपवर्ड। ये तो एक्सेलरेशन निकला जैसे हम पहले निकालते थे, ठीक है। अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लॉज ऑफ मोशन में किए हैं, डिटेल में किए हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या था, एक्सीएम था ना m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2। वेलोसिटी के लिए फिर डिफरेंशिएट किए थे, वैसा ही आया था vcm = m1 v1 + m2 v2 / m1 + m2। एक्सेलरेशन के लिए फिर डिफरेंशिएट किए थे acm m1 a1 + m2 a2 / m1 + m2, ऐसे ही आया था। तो एक्सेलरेशन के लिए जब लिखेंगे तो क्या ये लिखे थे m1 a1 + m2 a2 डिवाइड बाय m1 + m2, यही सिंपल था, तो बस उसी पे रख रहे हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी एक डायरेक्शन प्लस हो जाएगा तो दूसरा माइनस हो जाएगा, किसी को प्लस किसी को माइनस मान लो हमने डाउनवर्ड को मान लिया प्लस, जिसको जो मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने प्लस मान लिया इस डायरेक्शन को, तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस। तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, चाहो तो आप डाउनवर्ड प्लस माइनस मान लो, अपवर्ड प्लस मान लो, जो भी मानना है। तो m1 किसी को भी मान लो m यहाँ पे a कर लेते हैं, चूंकि a लिखा है तो ma a, यहाँ पे m1 mb b कर देते हैं, यहाँ पे a कर लेते हैं, यहाँ पे b कर लेते हैं। तो a वाले का मास कितना है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन, ये नीचे आएगा ना कितने से, इतने से g/3 से। डाउनवर्ड को क्या लिखे हैं प्लस, तो प्लस g/3। दूसरे का मास क्या है 1, और वो क्या जा रहा है ऊपर को माइनस, तो जितना से नीचे आ रहा है उतना से ऊपर जा रहा है, तो बस क्या होगा 1 मास इंटू g/3, तो माइनस g/3 लिखेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, यही ना, ठीक है, क्लियर है। और m1 + m2 मतलब 2 + 1 3, तो उसको सॉल्व कर लो। 2g/3 माइनस g/3 कितना होगा g/3, 2g/3 माइनस g/3 सब्ट्रैक्ट करोगे g/3, तो हाँ बिल्कुल g/3 इंटू 3 यानी g बाय क्या हो जाएगा 9, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g/9 मीटर पर। तो बात समझ में आई, सिंपल वही है, पहले जैसे निकालते थे, बस एक्स्ट्रा एक काम यही करना पड़ा, तो नोट कर लो, ठीक। लिखो क्वेश्चन अगला, ए प्रोजेक्टाइल ऑफ, लिखना ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 3m, a projectile of mass 3m is projected, बोर्ड पे लिखा है 3m is projected from ground, 3m is projected from ground with velocity, projected from ground with velocity कुछ दिया है, लिख लो, with velocity 20√2 मीटर पर सेकेंड, with velocity 20√2 मीटर per second, with velocity 20√2 meter per second at an angle of 20√2 meter per second at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree with horizontal, 45 degree with horizontal, full stop। at highest point it explodes into, हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस, हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस, ठीक है, इनटू 2 पीसेस, 2m and m, 2 पीस में टूटा, टोटल 3m है ना, इनटू 2 पीसेस 2m and m, 2 पीस में टूटा, एक पीस 2m है और दूसरा क्या है m, 2m and m, ठीक, फुल स्टॉप। बोथ फ्लाई ऑफ हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन, both fly off horizontally in opposite direction, ठीक, in opposite direction। मास लिखना, मास 2m falls, या हीट कर लो, मास 2m हीट 100 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, या मास 2m falls 100 मीटर
फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 2m कितने दूर पे जा रहा है, 100 मीटर पे, 100 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, फुल स्टॉप। डिस्टेंस ऑफ, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मास, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मास, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मास वेयर इट, सेकेंड मास वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मास वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो 1 मिनट में, जल्दी से पढ़ लो, फिर मैं ही बताता हूं, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करेगा। 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। देखो क्वेश्चन समझ लो, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हुआ, एक्सप्लोड्स हुआ 2 पीसेस में। प्रोजेक्टाइल का ऐसे पाथ होता है, तो ये वेलोसिटी कुछ दिया, कुछ वेलोसिटी मिला, 20√2 मान लो u मिला, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड, हमने बताया था एक्सप्लोजन में क्या होता है, 3m का था। एक्सप्लोजन में क्या होता है, एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्स के कारण होता है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0, अभी भी देखा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज, पहले भी देखे हैं। तो यानी कि भले टुकड़ा कहीं चले जाए, लेकिन सेंटर ऑफ मास वैसे ही जाएगा जैसे पहले 3m जा रहा था, ठीक। तो ये ऐसे ही जाएगा जैसे पहले क्या जा रहा था, 3m जा रहा था, ठीक है। अब समझो जरा, 2m कितना दूर गिर रहा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 100 मीटर दूर गिर रहा है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मेरा क्या है, ये, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक, इसको ओरिजिन मान लेते हैं यहां से। अच्छा रेंज कितना है, पहले रेंज निकाल लो, ये जो गिरा ना कितनी दूर गिरा। तो अगर समझो जरा बात को, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज, इसका मतलब है क्या कि हमने इस तरह का क्वेश्चन भी कराया था सेंटर ऑफ मास शुरुआत में, कि भले टुकड़ा टूट के कहीं भी चले जाए, टुकड़ा दोनों टूट के 2mm कहीं भी चले जाए, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का वही पाथ रहेगा जो पहले हुआ। वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या रहेगी, वही रहेगी। यानी एक टुकड़ा इधर चला गया, एक टुकड़ा इधर चला गया, तो ये जो सेंटर ऑफ मास दोनों का जहां भी कैलकुलेट कर गया, उसका ऐसा ही पाथ होगा जैसे 3m जाता बिना टूटे। एक क्वेश्चन इस रिगार्डिंग कराया भी था, एक क्वेश्चन इस रिगार्डिंग कराया भी था, याद करो कि एक ऑब्जेक्ट है, 2 पार्ट में टूट गया, तुम्हारा कुछ बी और सी, टूटने के बाद मतलब एक टुकड़ा इधर गया, तो सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास वही पाथ रहेगा। क्लियर बात, पहले बताया था कि भले दोनों टुकड़ा कहीं चले जाए, पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डजंट चेंज, उसका वेलोसिटी नहीं चेंज होगा। मतलब जिस तरह से पहले मूव कर रहा था प्रोजेक्टाइल का पाथ, सेंटर ऑफ मास का पाथ अब भी वही रहेगा। यानी सेंटर ऑफ मास इसी पाथ से होते हुए, मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए रेंज क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो रेंज वही रहेगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल u² sin 2 थीटा बाई जी, इसे याद होना चाहिए, u² sin 2 थीटा बाई जी। u कितना है, 20√2 का होल स्क्वायर। अच्छा जी को क्वेश्चन में लिख लो, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी दिया होगा, चाहे जो भी दिया हो, टेक जी इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो देखो इतना, अच्छा sin 2 थीटा, थीटा 45 है, तो sin 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 × 45 यानी 90, तो 1 हो जाएगा। और जी की वैल्यू 10 ले लिया, तो इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, 20 × 10 400, और √2 का स्क्वायर 2/10, 0 से 0 गया तो कितना हो जाएगा 80। तो रेंज कितना हो जाएगा 80, तो रेंज हो जाएगा 80 मीटर। यानी ये जो गैप है ये कितना है 80 मीटर। यानी पहले नहीं टूटता तो ऐसे गिरता, यानी सेंटर ऑफ मास का भी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 80 ही होगा, 80। ऑरिजिन हमारा ये समझो, एक टुकड़ा बोला कितनी दूर गया ऑरिजिन से, 100 मीटर गया, तो ऑरिजिन से एक टुकड़ा जो है 100 मीटर कुछ यहां आएगा 80 के बाद, एक टुकड़ा इधर कहीं गिरा, मान लो 100 मीटर, एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा इधर गिरा 80 मीटर दूर, ठीक। कौन सा टुकड़ा गिरा, 2m वाला बोला है, तो 2m वाला यहां गिरा, तो पूछा है m वाला कहां जाएगा। क्लियर बात। अब एक बात समझो, भले टुकड़ा टूट के कहीं भी चला जाए, पर ये 2m वाला और m वाला टुकड़ा जहां भी जाएगा, उन दोनों का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डजंट चेंज, मतलब सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा 80 ही होगा। बात समझ में आ रहा है। दोनों टुकड़ा भले टूट के जहां कहीं भी चले जाए, पर उन दोनों टुकड़े का जो सेंटर ऑफ मास होगा XCM, वो उतना ही रहेगा जितना पहले रेंज था 80। सेंटर ऑफ मास का वही पाथ रहेगा। बात समझ में आ रही है। सेंटर ऑफ मास का यही रहेगा जो पहले बिना टूटे जाता 80।
सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगा, इंडिविजुअल टुकड़ा किधर भी चला जाए। तो सिंपल क्या बोलते हैं, m1x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। तो एक टुकड़ा 2m वाले के लिए ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है 100, 2m इंटू 100। दूसरा टुकड़ा कितना दिया m, उसके लिए कितना है मान लो x मान लिया, ठीक, डिवाइड बाय टोटल मास m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2, 2m प्लस m। इसको सॉल्व कर लो तो ये 80 m, एक काम करो m m m m चाहो तो कॉमन लेके कैंसिल, 1 होगा यहाँ पे, जैसे लिख के करो तो 2 गुना 100 200, 200 प्लस x और नीचे 2 प्लस 1 क्या होगा 3। तो सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा 200 प्लस x 80 इंटू 3 कितना हो जाएगा 240। तो x इक्वल टू 240 माइनस 200, 240 माइनस 200 यानी कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो दूसरे टुकड़े का क्या पोजीशन हो जाएगा 40 मीटर पे गिरेगा। बात समझ में आ रही है, यानी दूसरा टुकड़ा कहां गिरेगा तो 40 मीटर पे दूर गिरेगा, यानी दूसरा टुकड़ा मान लो यहां कहीं गिरेगा, ये मान लो 40 मीटर। तो दूसरा टुकड़ा जो m मास का था वो इधर कहीं गिरेगा। तो समझ में आया, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर बाकी कल करेंगे।